प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। 12 जुलाई के फैसले पर जो इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी थी या इबहम को दूर करने की दरख्वास्त की थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को एक वजाहती बयान जारी किया था। 8-5 का जो फैसला आया था उसमें 8 जजेस ने एक वजाहत जारी की थी। उस वजाहत जारी करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइसा साहब की तरफ से 9 सवाल किए गए थे रजिस्ट्रार ऑफिस से, और उसमें पूछा गया था कि ये सब कैसे हो गया। और उसमें जो सवालात थे वो ये थे कि ये कॉजलेस क्या जारी हुई थी, अगर नहीं हुई थी तो क्यों नहीं हुई थी, ये इसको क्या बेंच फिक्स हुआ था, क्या इसकी समाअत हुई थी, ये क्यों नहीं हुई थी। इसका जवाब आया है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने चीफ जस्टिस के 9 सवालों का जवाब जारी कर दिया है और उसमें कहा है कि कॉजलेस जारी नहीं की गई थी, समाअत भी नहीं हुई थी, नोटिस भी नहीं हुए थे। यानी वो तमाम सवाल जो काजी फाइसा साहब ने किए थे उनका जवाब नहीं में दिया गया है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब ने जो क्यों सवाल किया था कि ये क्यों हुआ, उसका जवाब जाहिर है रजिस्ट्रार ऑफिस के पास नहीं था। सिर्फ इतना बताया गया कि जो सीनियर प्यूनर जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उनके स्टाफ की तरफ से इसे वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा गया था, सो वो कर दिया गया। अब इस पर फर्दर क्या होता है, इस पर एक जाहिर है डिबेट हो सकती है, बातचीत हो सकती है, लेकिन क्या ये सुप्रीम कोर्ट के कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हुई है, ये एक अहम सवाल है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन का आज 7वां मुसलसल इजलास हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने के हवाले से जो मुशावरत चल रही है, आज भी 7वां इजलास जो है वो बेनतीजा खत्म हो गया है। अब इस पर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा इसमें क्या है कि इलेक्शन कमीशन शशोपन का शिकार है, या उसे इस पर कानूनी राय क्यों मालूम करना पड़ रही है। 2 चीजें जाहिर उनके सामने होंगी। एक तो जो एक एक्ट में तरमीम की गई पार्लियामेंट की तरफ से, और दूसरा स्पीकर कौमी असेंबली की तरफ से जो खत लिखा गया इलेक्शन कमीशन को, जाहिर है उसकी वजह से फैसला करना मुश्किल हो रहा है इलेक्शन कमीशन के लिए। लेकिन रास्ता अब क्या है, ये इस पर बात होना जरूरी है, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और तीसरी अहम चीज ये हुई है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस, जिसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, आज सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त दायर कर दी गई है। लेकिन आज फैसला महफूज किया गया पंजाब हाई कोर्ट की तरफ से। चीफ जस्टिस खुद इसकी समाअत कर रही थी, आलिया नीलम साहिबा, और उन्होंने फैसला महफूज करने के बाद अब फैसला यह जारी किया है कि काबिल समाअत होने या ना होने के हवाले से मजीद इस पर दलाइल तलब किए हैं और मजीद वजाहत की जरूरत है। इसके लिए नई तारीख 2 अक्टूबर की मुकर्रर की है। याद रखिए कि 2 अक्टूबर 30 सितंबर के बाद आएगी, और 30 सितंबर को 63A के हवाले से नजरसानी लगी हुई है, जो उस बेंच ने इसको फिक्स किया है केस को, जो नई तश्कील कमेटी थी उस बेंच ने इसको मुकर्रर किया है। अब अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से एडवर्स डिसीजन आ जाता तो शायद फिर वो पुरानी कमेटी बहाल हो जाती और 30 सितंबर वाला जो केस है शायद उस पर समाअत ना हो पाती। लेकिन अब यह रुकावट बहरहाल दूर हो गई है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब के तोशा खाना के हवाले से आज बड़ी दिलचस्प एक इसमें डेवलपमेंट हुई है, और वो ये है कि नैब को वापस भिजवाए जाने के हवाले से फैसला महफूज हुआ है। इसमें प्ली ये ली गई है कि नैब तरमीम के बाद अब ये केस जो है इस अदालत के दायरे कार में नहीं आता, वापस नैब को भिजवाया जाए। फैसला क्या आता है ये देखना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ कौसर काजमी साहब तशरीफ रखते हैं, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के। बहुत शुक्रिया काजमी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। मेहरबानो कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं। अजमल जामी हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, सीनियर तर्जकार हैं। अजमल जामी बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे बताया गया। अजमल जामी आपको भी खुशामदीद कहते हैं। जो सबसे पहले मैंने अभी रजिस्ट्रार ऑफिस के हवाले से चीफ जस्टिस के सवालों का जो जवाब है वो जारी हुआ है। मेहरबानो साहिबा, बहुत सारी इसमें चीज़ें सवाल की शक्ल में उठी थी कि ये सुप्रीम कोर्ट के एक ज़ाब्ते की चीफ जस्टिस के सवालों में ये मुज़मिर था कि खिलाफ वर्जी हुई है। अब आप इसको कैसे देख रही हैं सारे मामले को, क्योंकि वो वजाहत थी, दूसरी तरफ से जो तफसीली फैसला जारी हुआ है उसमें ये कहा गया है कि ये सब सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच या 8 जजेस ये समझते हैं कि इसकी जरूरत नहीं थी। अब किस तरह से इसको देखेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इतने ज्यादा इश्यूज बन चुके हैं जुडिशरी के फैसलों के बुनियाद पर कि मेरे ख्याल में तो एक बहुत ही कंफ्यूजन पैदा हो गई है मुल्क में। देखिए, सबसे पहले तो जो आप बात कर रहे थे कि आलिया नीलम साहिबा ने जो तारीख रखी है सुनने की कि क्या ये काबिल समाअत है ऑर्डिनेंस पे जो अपील्स हैं, उसको अगर हम मद्देनजर रखें तो मेरे ख्याल में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फायज ईसा,
उन्होंने जो उनको नए इख्तियारात दिए गए टू बिकम द मास्टर ऑफ द रोस्टर अगेन वाया प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, उनको शायद उन इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनकी स्टेटेड पोजीशन भी यही रही है कि एक बंदा मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं हो सकता। इसीलिए जब ऑर्डिनेंस आई, जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया था, तो उन्होंने उसका खैर मकदम किया था और ये दावा भी किया था कि वो खुद अपने ये इख्तियारात जो हैं वो शेयर करने को तैयार हैं। तो समझ नहीं आती कि क्यों एक उसका इस्तेमाल किया, और अगर किया भी है तो अब ये देखते हुए कि वो जेर बहस है हाई कोर्ट्स में, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है, तो शायद जो 63A की रिव्यू के लिए उन्होंने बेंच बनाई है, उसको उन्हें शायद बेंच को रिव्यू करना चाहिए है, या इंतजार करना चाहिए है कि जब तक उस ऑर्डिनेंस पे एक वाजे जवाब नहीं आता अदालत की तरफ से, तो वो उसके आगे उसके साथ मूव फॉरवर्ड ना करें। मेरे ख्याल में उससे एक जो कंफ्यूजन पैदा हो रही है उसमें शायद थोड़ी कमी आएगी। अब जहां तक एक मेजॉरिटी ऑर्डर का सवाल है, तो देखिए आर्टिकल आपके 189 और 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, ना बाकी सिर्फ अदालतों पर मगर आईनी इदारों पर भी कि जिन्होंने उस पर अमल दरामद करना है। तो मुझे तो समझ नहीं आती है कि इस वक्त क्या अभाम रह गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो बार बार जो है सेशन कॉल करती है और उनको समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने क्या करना है। बात बहुत सिंपल है, आप बेशक एक आईनी इदारा है, बट आईनी इदारा जो है वो आइन के ताबे होता है। आइन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो बाइंडिंग होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, आप उसके ऊपर अमल करें। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और कौसर काज़मी साहब, इसमें हमने तो ये देखा है कि जो हमारे सियासतदान हैं वो भी हमेशा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद पर जोर देते रहे हैं। मैं चंद एक बयानात आपको सुनवा देता हूं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पाकिस्तान के बड़े और जो सीनियर सियासतदान हैं उनका क्या मौक़िफ़ रहा है। सुनिए जरा। बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे। ऑल जजेस आर इक्वल। अब जो 4 की जो जजमेंट इन द फील्ड है उसको आप कैसे कह सकते हैं कि दैट इज नॉट अ जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर जो हैं उसको फॉलो करें, उसके उनकी जजमेंट में लिखा हुआ है, और अगर आज नहीं होगा तो फिर तो कंटेम्प्ट मूव करनी पड़ेगी। इमरान खान और उस्मान बुज़दार को सुप्रीम कोर्ट के लोकल गवर्नमेंट बहाली के फैसले की हुक्म अजूली में बरतरफ किया जाए। काज़मी साहब, कैसे मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ही ना हो? मैं आपको एक मिसाल दूंगा इससे पहले। कुछ लोग इनके कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के, मेरी बहन मेहरबानों ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, बड़े लॉजिक के साथ वो बोली हैं। बज़ाहिर तो बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं उन्होंने कि यू हैव टू फॉलो द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, जो भी आता है उसको आपको मनोअन कबूल करना पड़ेगा। ठीक। बरतानिया के अंदर हाल ही में ना, कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले, उनकी जो आवाम थी ना, अक्सरियत थी, कम थी, बज़ाहिर वो बहुत ज़्यादा तादाद में नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा जी इनको निकालें यहाँ से बाहर, ये जो भी आए हुए हैं इमिग्रेंट्स हमें नहीं चाहिए ये यहाँ पे। ठीक। उनकी अदालतों ने ना 24 घंटों में उनको पकड़ा और उनको सजाएं दी वहां पे। ठीक। आवाम की राय का ये हाल हुआ वहां पे। जो वहां पे जद्दी पुश्ती नस्ल दर नस्ल रहने वाले लोग थे, उनकी राय थी, उसको रद्द किया गया। ठीक है जी। इसी तरह कई कवानीन आए वहां। मगर ये मिसाल मैं आपको कैसे रिलेट कैसे कर रही है? कई कवानीन ऐसे आते हैं उनकी हुकूमत की तरफ से, अदालतें उनको रद्द करती हैं। आज तक वहां पे महाजा राय नहीं हुई। क्यों? पार्लियामान को बाला समझा जाता है वहां पे। अदालतें रद्द कर देती हैं ना, अदालतें रद्द कर, आवाम को भी रद्द कर देती हैं या हुकूमत को भी कर देती हैं। यहां तो अदालतों को रद्द किया जा रहा है। ये तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात है जो आप उसी तरफ आ रहा हूं, उसी तरफ आ रहा हूं। आप एक चीज कोर्ट में लेके जाते हैं, वहां पे डायरेक्ट इंटरफेरेंस बरतानवी अदालतें भी पार्लियामान में नहीं करती। कोई ऐसी मिसाल देना कि बरतानवी अदालत से कोई फैसला आया हो और हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया हो, फिर तो चले मैं कह सकता हूं ना, फिर तो रिलेट होता है आपकी बात। नहीं, ऊपर से ना पकड़े ना, जज से पकड़े मामले को। अच्छा, एक चीज कोई लेके जाता है अदालत में, बरतानवी अदालतें हो क्योंकि मुहज़्ज़ब माशरे हैं, उनकी मसाले दी जाती हैं। आप वहां पे एक चीज लेके नहीं गए, आप फरीक नहीं है। अदालत ने आपको कैसे कह दिया और पूछ के आपसे, सलमान अकरम राजा का बयान छोटा है नेशनल टीवी पे कि मुझसे अतर मनल्ला साहब पूछ रहे हैं कि क्या आपको ये दे दिया जाए, क्या ख्याल है आपका, आपको ये सीटें दे दी जाएं, पूछ के आप फैसले कर रहे हैं। फिर मुझे कहने दीजिए, ये तो देखे ना, ये तो ओपन हियरिंग हुई है, सबने टेलीविजन पर देखी है। ये क्यों जज पूछ रहे जी एक उस शख्स से जो फरीक नहीं है, क्या ख्याल है आपको दे दी जाए
ये छोटी बात है। नहीं, वो देखें, मैं पूरी समातें देखता रहा हूं, मैं भी वो उसके हर चीज, हर सर बात सुने काज़मी साहब, ये छोटी बात है। काज़मी साहब नहीं, यहाँ पे आइसोलेशन में एक टुकड़ा देख रहे हैं ना, पूरे बैकग्राउंड में डिबेट होनी नहीं चाहिए। इसके बाद मशकूक हो गया ये फैसला उस वक्त से, फिर मैं सोशल मीडिया का हवाला दूंगा, फिर ऑडियो लीक्स होती थी ना। आपने नहीं सुनी वो राफिया गजब हो गया, मर गई, लुट गई, फलान हो गया, टमकान हो गया, फिर आप पहले से तैयार होके आते हैं कि आपने करना क्या? आपके इस सारे गुफ्तगू में इस सवाल का जवाब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए कि नहीं। देखिए, आइन से मुबर्रा नहीं है सुप्रीम कोर्ट। आप भी मैंने फैसला कौसर काज़मी करेंगे या मेहरबानो करेंगे कि ये फैसला आइन के मुताबिक है या नहीं? पार्लियामान है, पार्लियामान में चीजें होंगी, आइन के तहत फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट। हर शख्स को मनोअन कबूल होना चाहिए, और अगर आइन के तहत नहीं होगा तो आइन के तहत नहीं होता तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फैसला कौन करेगा उसमें? काज़मी साहब, ये फैसला कौन करेगा कि ये आपका फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक नहीं है? मेहरबानो मेरी बहन, मुझे बोलने दीजिए। मैं आपकी नॉलेज में थोड़ा इजाफा करना चाहती हूँ काज़मी साहब, शायद आपकी जो बहस है वो ज्यादा मुदल्लिल या मुफस्सिल हो सके उससे। देखिए, आप जो यूके पार्लियामान का जरूर आप दे रहे हैं एक एग्जाम्पल, मगर शायद आपको ये मालूम नहीं है कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम है, वहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, आईने पाकिस्तान जो है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है और वो सुप्रीम है। तो जो सुप्रीमेसी है ना, यहाँ पर आइन की है, वहां पर पार्लियामेंट की है, तो ये एक फर्क है। आप देखें ना, पार्लियामान को हक है कि वो आइन में तरमीम कर सके या नहीं? क्या वो हक सुप्रीम कोर्ट के पास है? नहीं है। वो क्यों फिर अपनी सुप्रीम कोर्ट के पास तशरीह का हक है? नहीं, देखें, तशरीह नहीं, तशरीह बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे आपको समझने की जरूरत है। सॉरी टू कट यू ऑफ। देखें, तशरीह करें, नहीं तशरीह करें, नहीं देखें ना, आप तशरीह करेंगे किसके लिए? आप मुसलसल एक शख्स की सहूलत कारी कर रहे हैं, आपकी तशरीह फिर उसी तरफ जाएगी। फिर मान सर, अगर आप आईनी तरमीम करेंगे, तशरीह का रुख एक तरफ क्यों होता है? चलें, उसकी सहूलत कारी एक तरफ क्यों होती है? जामी साहब की राय, बेनिफिशियरी एक क्यों होता है? एक सेकंड असदुल्लाह साहब, बेनिफिशियरी एक क्यों होता है? देखिए काज़मी कोई और साहब, क्यों नहीं हो सकता? हम तो ये बहस कर सकते हैं ना, तो आईनी तरमीम भी एक शख्स के लिए नहीं हो सकती, पर्दे वाहिद के लिए ऑर्डिनेंसेस भी नहीं लाने चाहिए हैं। ठीक, तो फिर वो भी गलत है। देखिए, तशरीह का जो हक है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, आपके आइन ने ही दिया है। ये वही आइन है कि जिसके हम सब ताबे हैं, अदालतें भी हैं, पार्लियामान भी है। सुप्रीम इस मुल्क में, ये बात आप जरा अच्छे से याद कर लें, सुप्रीम इस मुल्क में आईने पाकिस्तान है। पनपने देना फिर। ठीक है, चलिए अब जामी साहब मुझे दो चीजों का जवाब दें। एक तो क्या किसी भी फरीक के पास या शख्स के पास या इदारे के पास ये इख्तियार है या उसे दिया जा सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह कहकर अमल दरामद से इनकार कर दे कि यह गैर आईनी फैसला है, इसलिए इस पर अमल नहीं किया जा सकता? दूसरा यह है कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस से चीफ जस्टिस से 9 सवाल पूछे थे, उसका जवाब जो जराए से हमारे सामने आया है, जराए से चला है, उसमें आपको लगता है कि चीफ जस्टिस के सवालों का जवाब मिल गया है, बशमूल उन सवालों के कि जिसमें कहा गया था कि यह क्यों हुआ, कॉज क्यों जारी नहीं हुई, बेंच क्यों नहीं बैठा, नोटिस क्यों नहीं हुए, क्यों का जवाब मिला है आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया असद साहब, मैं तो मुस्तफीद हो रहा था। मैं काज़मी साहब का बड़ा फैन हूँ, मोहतरमा का भी दलील पे मबनी गुफ्तगू सुन रहा था, तो मैं तो मुस्तफीद होने वालों में से था। आज ख्वाहिश थी कि बहस जारी रहती। मेरा ख्याल है MCQs की सूरत में वो सवाल थे और किसी हद तक MCQs के जवाब यस और नो में उन्हें मिल गए हैं, एंड दैट शुड बी इनफ टू कम अप विद समथिंग न्यू नाउ। ये मामला थोड़ा सा दिलचस्प, संजीदा और पेचीदा होगा उनके जवाबों के बाद। आई विश कि वो पब्लिक होते, लेकिन जराए से जो बात मिली वो MCQs के यस नो ही थे, और जो सवाल जिस बुनियाद पे उठाए गए थे गालिबन उनका जवाब मिल गया और उसी नहज पे मामला जाते दिखाई दे रहे हैं जिसकी जानिब आप ढके छुपे अल्फाज में जिक्र कर रहे हैं। दूसरा, अभी काज़मी साहब ने बरतानिया का जिक्र किया। बात यह है कि बरतानिया में अवाम की राय ने ब्रेग्जिट भी करवाया, तो बरतानिया ने उसको भुगता दी, अच्छा या बुरा। तो अदालतें तब बीच में क्यों ना आई कि भाई ये अच्छी बात नहीं है, इससे बड़ा नुकसान होगा, EU से अलहदा हो जाएंगे। वहां पे सबसे पहली बात, बुनियादी बात यह, काज़मी साहब का तजुर्बा वहां के हवाले से ज्यादा होगा कि वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है।
हमारे यहाँ सबसे बुनियादी मसला ये है, हम जो अगर मगर की बहस में उलझे हुए असदुल्ला साहब, कि तरामीम जिस हंगाम और जिस तरीके से लाई जा रही हैं, उसकी अब और इस तरीके से लाने की जरूरत क्या थी? जो इंटेंट है ना, वो एक्शन से साबित हो रही है, और सहाफी का काम सवाल उठाना है। जब नून लीग के सेनेटर्स को बगैर सिंबल्स के वहां मजबूर किया गया, हम तब भी ये बात कर रहे थे कि ये नून लीग का मैंडेट है, उनके वोटों से मुंतखब हुए सेनेटर्स हैं, उनका हक बनता है कि उनके पास पार्टी का सिंबल हो, पार्टी की निशानी उनके पास मौजूद हो। ये जो 83 सीटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो आप आजाद कह रहे हैं या सुन्नी इत्तेहाद की कह रहे हैं, मेरा बुनियादी सा सवाल है, हम कानूनी बहस में नहीं जाते, ये जो नशिस्तें हैं ये किस शख्स और किस पार्टी के नाम पे मिली? ये कोई बहुत बड़ी कोई लॉजिक रॉकेट साइंस तो नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। तो जिस शख्स या जिस पार्टी के नाम पे मिली हैं, ये उनका इस्तेहकाक है कि उनको मिले। 187 जो आर्टिकल है, उसी को 70 सफ़ात पर मबनी जो फैसला है, वो उर्दू में शायद जारी भी इसलिए किया गया है कि मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई एक ऐसा एम्बेड भी अधूरा छोड़ा है जिसका जवाब नहीं दिया गया। एग्जैक्टली। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर मगर की बहस में उलझे बगैर वो कॉमन सेंस की जो फ्रीक्वेंसी है उसको अगर आप अप्लाई करें तो आपको जवाब मिलना चाहिए। और याद रहे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद जब नहीं किया गया था तो एक वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ा था। कॉन्टेम्प्ट लग सकती है इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी के ऊपर, कॉन्टेम्प्ट लग सकती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, अदालत वज़ीर आज़म को बुला सकती है कि इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। पहले यूसुफ रज़ा गिलानी की मिसाल मैं आपको दे चुका हूं। लेकिन सबसे बड़ा यहां पे दिलचस्प लतीफा यह है कि इलेक्शन कमीशन का पिछले मंगल से इजलास जारी है। इजलास पे इजलास, बेनतीजा इजलास, कभी कोई मेंबर जाती वजूहात की बुनियाद पे पेश नहीं हो रहा। दो चीजें इसमें वाज़ेह कर दूं, काज़मी साहब की भी इसमें सहूलत का एक पॉइंट है। इलेक्शन कमीशन या तो उस फैसले पर अमल करे जो स्पीकर के खत के बाद असेंबली सेक्रेटेरिएट ने पार्टी पोजीशन जारी की तो नजर आ जाए, या तो उस पर अमल दरामद कर ले कि ये रही पार्टी पोजीशन, या फिर जो अक्सरियती जजेस ने फैसला दिया है उसके ऊपर अमल दरामद करे। तो ये असल जो इबहाम और असल जो उलझाव है वो इलेक्शन कमीशन जिसने एग्जीक्यूट करना है उसकी जानिब से है। मुझे नहीं मालूम वो किसी इशारे का इंतजार कर रहे हैं या बेबसी का। अब आप कह रहे हैं ना कंटेम्प्ट की बात, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी कॉन्सिक्वेंसेस का जिक्र है। उमर अताब बंदयाल साहब ने भी जब फैसला सुनाया था कॉन्सिक्वेंसेस की बात की थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं था। अब फिर कॉन्सिक्वेंसेस का जिक्र है, लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है, आईनी माहिरीन ये मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन चूंकि एक आईनी इदारा है तो इलेक्शन कमीशन के चीफ को कंटेम्प्ट में नहीं बुलाया जा सकता, उनके लिए कुछ और प्रोसीडिंग है जो फिर इनिशिएट करनी पड़ेंगी। वो क्या होगा फिर? मेरा ख्याल है अदालत फिर उसकी मजीद तशरीह कर लेगी, क्योंकि इस बात से तो मैं उसूली तौर पर मुत्तफिक हूं कि आइन की तशरीह अदालत का काम है। अगर आपने आईनी इदारे के जिम्मेदार को बुला के उसकी बात पुरस नहीं करनी तो फिर एग्जेक्टिव्स को आप बुला सकते हैं। यही आईने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है कि एग्जीक्यूशन कैसे होगी इस मामले की। उलझाव बुनियादी तौर पर हुकूमत की इंटेंट में है, उलझाव बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन की फैसला साजी में डिले की वजह से है। अदरवाइज ये मसला इलेक्शन कमीशन किस उलझन का शिकार है? ये अहम सवाल है। इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं एक ब्रेक पर, लेकिन मैं जाते जाते ये सुनवाता चलूं कि जस्टिस मंसूर साहब जो हैं उन्होंने अगस्त के पहले हफ्ते में एक तकरीब से खिताब करते हुए अपनी राय का वाज़ेह तौर पर इजहार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यह हो नहीं सकता कि अदालती फैसले पर अमल दरामद ना हो। जरा सुन लीजिए कि जस्टिस मंसूर ने क्या कहा था। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को रिकॉग्नाइज करना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है। ये आइन कह रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो देखने की कोशिश करेंगे, जानने की और तलाश करने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त किस कशमकश का शिकार है। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के दौरान आपने बहुत ही अहम खबर देखी है और वो खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान किसी नतीजे पर पहुंचने के करीब हैं और सब मेंबरान ने अपनी अपनी राय दे दी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना है या नहीं होना। अब हमारे पास जराए से खबर यह थी इससे पहले कि दो मेंबरान इस पर मुत्तफिक दिखाई देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल दरामद किया जाए। अब ये जो ताखीर हो रही है
अभी जो हमने खबर देखी है, फ़हीम अख्तर साहब इस पर अपनी जो है वो अपनी रिपोर्ट भी दे रहे थे, अपनी खबर भी दे रहे थे कि मुत्तफ़िका तौर पर एक जो फैसला है उसको यानी एक मुत्तफ़िका फैसला बनाने की कोशिशें हो रही हैं और आज रात तक या कल तक ये जारी हो जाएगा। लेकिन मैं आपके सामने चंद निकात रख देता हूं ताकि हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ा सकें कि आज सातवां इजलास था जो अब शायद किसी नतीजे पर पहुंच रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस निशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के बाद मजमूई तौर पर आज 7वां मुशावरती इजलास हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस निशस्तों का फैसला 12 जुलाई को दिया। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर 14 सितंबर को वजाहती ऑर्डर आया और 23 सितंबर को तफसीली फैसला भी जारी किया जा चुका है। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के बाद हुकूमत ने 6 अगस्त को कौमी असेंबली और सेनेट से इलेक्शन एक्ट में ऐसी तरमीम मंजूर कराई थी जिनका वाज़ेह मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मुअस्सिर करना दिखाई देता था। इसके बाद 14 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के वजाहती ऑर्डर के बाद 19 सितंबर को कौमी असेंबली और पंजाब असेंबली के स्पीकर्स ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। और जैसा कि मैं अभी कह भी रहा था कि जराए से हमारे पास ये खबर है कि 2 मेंबर्स ने राय दी है कि तफसीली फैसला आने के बाद अमल दरामद ना करने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए इस पर अमल दरामद किया जाए। अब ये बताइए मेहरबानो कुरैशी साहबा कि ये इलेक्शन कमीशन अगर इस नतीजे पर पहुंचता है कि चूंकि स्पीकर साहब का खत आ चुका है और उन्होंने वाज़ेह हिदायत दे दी हैं कि इस फैसले पर अमल दरामद ना किया जाए क्योंकि एक्ट में तरमीम हो चुकी है, तो क्या होगा फिर? देखिए ना, हमें तो पहले इस बात का तयन करना होगा कि स्पीकर के उस खत की अहमियत क्या है। आपको याद होगा कि कासिम सूरी साहब ने भी एक रूलिंग दी थी, वो भी डेप्यूटी स्पीकर थे तब, और उस वक्त रात को अदालत दी थी और उस अदालत ने फैसला किया था कि वो रूलिंग गलत थी। बेशक होंगे एक स्पीकर आईनी एक इदारे के पार्लियामान के जिसे हम अभी तक हमें शायद अवहाम है कि वो सुप्रीम है और आइन नहीं, तो देखिए कब नहीं, ये तो तभी होगा ना कि मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाए मेहरबानो साहिबा और फिर चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब कहें कि ये रूलिंग गलत है। देखिए असदुल्ला साहब, बात सिर्फ इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सबसे पहले आता है कि जैसे आपने कहा 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सब पे वाजिब थी, उनको करनी चाहिए थी, मगर वो ना हुई और उसके बाद आपने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की कि आपको उस पे इम्प्लीमेंटेशन ना करनी पड़े। तो फर्स्टली तो आपकी जो वो कानून साजी है वो बदनीयती पे मबनी थी और आज भी जो कानून साजी आप करना चाह रहे हैं, करने जा रहे हैं, वो भी बदनीयती पे मबनी है। तो इस तरह कानून साजी नहीं हुआ करती। ना आप इससे इदारे को सुप्रीम या सॉवरन नहीं बना रहे, आप इदारे को कमजोर कर रहे हैं, पार्लियामान को कमजोर कर रहे हैं, जमहूरियत को कमजोर कर रहे हैं और आइन से उसकी जो साख है उसको भी आप कमजोर कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि वो खत लिखे जाने की तो नौयत ही ना आती अगर आप ऑर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन कर देते। जब ऑर्डर आया था आपने ऑर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं की? मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसको वो इसलिए उस वक्त तो देखिए ना 12 जुलाई के फैसले पर तो इसलिए अमल दरामद नहीं की कि इलेक्शन कमीशन को एक इब्हाम था। इलेक्शन कमीशन को समझ नहीं आ रही थी कि जो 41 लोग हैं उनका हम क्या करें, वो किसके दस्तखत के साथ उनको पीटीआई का तस्वुर करें। लेकिन इसमें अहम सवाल ये है जो जामी साहब ने सवाल उठाया, काजमी साहब ने सवाल ये उठाया कि 88 निशस्तें जो हैं जिसमें से 39 वो जिन्होंने एफिडेविट दिया था पीटीआई का, 41 वो जिन्होंने नहीं दिया था और 8 लोग वो हैं जो जिन्होंने अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखी है। चलें अगर आप उन 8 को निकाल भी दें तो 80 लोग जो हैं ये, आपके ख्याल में इन 88 लोगों को किस पार्टी के नाम पर वोट मिला है? ये असल में किस पार्टी की सीटें हैं? मैं यही तो कहना चाह रहा था। मेरी बहन मेहरबानो और मेरे दोस्त अजमल जो हैं वो आ गए जी, आइन वहां पे लिखा है। आइन की नहीं बात हो रही, राय की बात हो रही है, अवाम की। जो हमारे जज देते हैं अपना फैसला देते हुए जी अवाम ये चाहती है, अवाम वो चाहती है, तो आप ये तासुर देना चाह रहे हैं कि 25 की 25 करोड़ अवाम इमरान खान चाहती है? जी नहीं, वो यही कहना चाह रहे हैं। वो अपने हर फैसले में ये कहते हैं अवाम ये है, अवाम ये चाहती है, वो पूरी अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। पार्लियामानी सिस्टम में तो देखें ना, मेरी बात सुने, बिल्कुल है पार्लियामानी सिस्टम में जिसको ज्यादा वोट मिलेगा उसी की सीटें आएंगी। तो आप क्या समझते हैं? ज्यादा वोट आपको ज्यादा मिला। इमरान खान ये कहना चाह रहे हैं सर, आपके पास है 95 सीटें मिसाल के तौर पर, लेकिन 80 सीटें तहरीक इंसाफ की भी तो है ना। ये हमारी गलती है कि आप सुन्नी तहरीक को ज्वाइन कर रहे हैं, एक ऐसी जमात को जो पार्लियामान में, आपकी गलती नहीं, हमारी गलती है, इलेक्शन कमीशन की गलती है। इलेक्शन कमीशन की गलती है।
ये तहरीक इंसाफ की गलती है, सवाल ये हमारी गलती नहीं। जामी साहब सवाल कर रहे हैं, हुक्म करें, हुक्म करें। असद, एक बसात एहतराम आपसे भी और काज़मी साहब से भी सवाल है कि चलें बिलफर्ज जो हुकूमत की पोजीशन है या काज़मी साहब की जो दलील है, बिलफर्ज मैं एक आम शहरी के तौर पर, ये तालिब इल्म के तौर पर मान लेता हूं कि हाँ दुरुस्त है। ये बताएं कि वो जो 83 नशिस्तें पीटीआई को मिली, उसके एवज जो आइन और कानून में रिजर्व सीटों का फॉर्मूला लिखा है, वो कैसे मलियामेट हो सकता है और वो कैसे उन जमातों को मिल सकती हैं जिनका कोटा बनता नहीं, यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम। बिलफर्ज मैं आपकी बात अगर मान भी लूं तो उनके हिस्से में जो मखसूस नशिस्तें आती हैं वो बिलफर्ज ना माने या माने या इनकार करें जामी साहब। नहीं, मैं बिल्कुल, मैं एक आम शहरी के तौर पर, के नाम पर के तौर पर सर, मैं एक आम शहरी के तौर पर, एक तालिब के तौर पर मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होना चाहिए, चाहे वो नून लीग की सेनेटर्स का मामला था, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, चाहे पीटीआई का मामला है। मेरा सवाल आपसे यह है कि बिलफर्ज अगर मैं मान लूं कि ये नसीहतें, ये गलत फैसला है, तो वो जो पीटीआई के हिस्से में मखसूस नशिस्तें आनी चाहिए या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिस्से में आनी चाहिए, वो मखसूस नशिस्तें किस कुलिये के तहत नून, पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम को मिलनी चाहिए? सादा सवाल है, वो कुलिया बता दें, वो कौन से आइन, कौन सा कुलिया, कौन सी उस जमात को उस जमात को दे दें, सुन्नी तहरीक को दे दें, ठीक है जी। आप अगर ये चाहते हैं कि वो गलत गई हैं तो ये पिटीशन जानी चाहिए थी ना कि आपने ये जो सीटें दी हैं ये गलत के स्पीकर ने, हमारी तो बहस ही है अजमल कि हमारी बहस ये है कि जमात को क्यों मिल रही है जो है ही नहीं। स्पीकर कौमी असेंबली ने आपकी राय के बरक्स खत लिखा है, उसके नतीजे में पार्टी पोजीशन वादे की गई है। वो नशिस्तें नून लीग को, पीपल्स पार्टी को और एमक्यूएम को दी गई हैं। नहीं, इसके अलावा जामी साहब मैं एक नुक्ते की तरफ और आप इशारा दिलाना चाहता हूं सवाल की सूरत में, और वो ये है कि आप नहीं, आपका जो इलेक्शन कमीशन में आपके वकील आजम तारड़ साहब भी, फारूक एच नाइक साहब भी, कामरान मुर्तजा साहब भी इलेक्शन कमीशन में प्रेजेंट हुए थे और कहा था कि ये निशस्तें हमें दें जो कि पीटीआई की बनती हैं। किसको लिए सवाल ही कोर्ट की तरफ से दी गई, कहां से दी गई, कहां से आई वो निशस्तें जो आप दोनों बोल रहे हैं, क्योंकि आप दोनों आपस में बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है एक की भी। अच्छा चलिए आप पहले आप करें जवाब दें। काज़मी साहब को जवाब देने देंगे पहले, समझ आ सकती है मेहरबानो साहब, काज़मी साहब को जवाब दें। नहीं, कैसे क्यों नहीं समझ आ सकती? मैं इंसान नहीं हूं, मेरे भाइयों मेरी बहन, मुझे बिल्कुल समझ आ रही है। आप सजादा नशीन है, मैं भी साहबजादा हूं। आपने कहा जराए हमें भी मौके से खबरें तो आड़े आ रही है, मेरे जैसे बंदे की बात तो आड़े आ रही है। एक गद्दी नशीन है, एक साहबजादे हैं, यहाँ पे क्या करूं? हम तो फकीर हैं, बस निस्बत के नाम साथ। सवाल जब आता है जी वो निशस्तें उनको क्यों नहीं दी गई, ठीक है जी, मसला उससे पहले उसका तो सोल्यूशन दे ना। एक जमात गई नहीं वहां पे, उसने सिरे से वहां पे फरीक है नहीं, उसको जो हो रहा है वो गलत नहीं है जामी साहब। नहीं, उससे ये ठीक है जो हुआ है कि आपको हम अपनी सीटें दे दें? क्या आप चाहते हैं? आपका क्या ख्याल है? क्या हम आपको ये अता कर दें? बहस तो इस बात पे हो रही है। कह रहा हूं कि मैं आपकी बात मान लेता हूं, मेरा सवाल फिर वही है। आप सवाल वो किस कुलिये के तहत नून, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम को जो फैसला है बहस करने के लिए आए हुए हैं, उसके मुताबिक तो जो फरीक नहीं था, जिसका इजहार सलमान अकरम राजा ने कर दिया कि मुझसे पूछा उन्होंने, क्या ये छोटी बात है? क्या हम इसको छोटा तस्वीर करेंगे? वैसे आप मेरी इस पर राय ये है कि आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे हैं बार बार, क्योंकि ये सवाल की सूरत में जजेस सवाल उठाते हैं और सलमान राजा साहब से तो ने तो खुद कहा था कि हमें आप तो दिफा नहीं, मैं दिफा नहीं कर रहा, मैं इससे दिफा कर रहा हूं कि मैं कोर्ट में खड़ा हुआ था और मैंने खुद ये सुना है सारे हालात। मैंने मनोमान वही अल्फाज नहीं कहे आपने, यही अल्फाज थे। आपका क्या ख्याल है? आपको कोई एतराज नहीं होगा ये नहीं बोले वो? आप बोले सलमान राजा ने तो सलमान अकरम राजा साहब की एक मखसूस गुफ्तगू अगर आप कोट कर रहे हैं तो फिर आप सलमान अकरम राजा की काजी साहब से हुई भी एक मखसूस गुफ्तगू कोट करें। किताब चीफ जस्टिस का रवैया उनके साथ कैसा? नहीं, आप रिपीट करें अजमल भाई, आप अजमल मेरे भाई, आप रिपीट कर दें, मनोआन लफ्ज ब लफ्ज वो रिपीट कर दें जो सलमान अकरम राजा ने किया। उससे आगे फिर मैं उससे आगे बात करते हैं जी।
कहते हैं अजमल जामी साहब, ये एक और मामले पर जरा मैं आना चाह रहा था, पहले जरा आप राय देते हैं, फिर मैं काजमी साहब के बाद दोनों चीजें लेकर आ जाता हूं। ये आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब का एक तोशा खाना का मामला चल रहा है, उसमें दरखास्त ये की गई थी नैब को कि जी अब चूंकि नैब तरामी मंजूर हो चुकी हैं, इसलिए इस अदालत का दायरा इख्तियार ये बनता नहीं है, तो इसलिए इसको वापस नैब कोर्ट को भेज दिया जाए। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? फैसला इसमें महफूज हुआ है। पिछले दिनों इसी तरह के एक मामले में इमरान खान का जो तोशा खाना 2 था, उसमें अदालत ने वापस नैब को नहीं भिजवाया बल्कि एफआईए को डायरेक्ट भेज दिया था, जिस पर हमने बहस भी की थी कि ये एफआईए को जाना चाहिए था या नैब के पास, इदारे के पास वापस जाना चाहिए था। कैसे आप देखते हैं इस मामले को? मैं बड़ा बुरी निगाह से देखता हूँ इस मामले को। बहुत जी मैं हूं आपके साथ, आप मुझे सुन पा रहे हैं। मैं कह रहा था कि मैं बहुत ही बुरी निगाह से देखता हूं पहले वाले को या दूसरे वाले? नहीं, इस पूरे ये नैब हो, तोशा खाना हो और नैब कवानीन हो, और जिस तरह से मेरे मुल्क के सियासतदान को रगड़ा गया है ओवर द ईयर्स, इसके बावजूद कि मुझे अपने मुल्क के सियासतदान से 1000 शिकवे हैं, लेकिन जिस तरह रगड़ा गया हर दौर में एहतसाब के नाम पर, उसको मैं बड़ी बुरी निगाह से देखता हूं। और मन मर्जी के कवानीन इसीलिए लाए जाते रहे कि सियासतदानों को एहतसाब किया जाता रहे। अजहर साहब, मैं आपको बात अर्ज करूं कि माजी करीब की एक बड़ी अहम शख्सियत, बड़ी पावरफुल शख्सियत, वो भरी महफिल में यानी कॉन्फ्रेंसेस में या ऐसी मुलाकातों में सहाफियों के सामने कहा करते थे कि ये 250-300 सियासतदान है, इनको किसी बड़ी सी शिप में डाल के अगर बहरुल कहर में डुबो दिया जाए ना तो फिर मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं। ये वही साहबा जो अपने आप को इकोनॉमी में पीएचडी कहा करते थे, तो वो तो रहे नहीं ना, उनकी पीएचडी हमारे काम आई। सियासतदान वही है, भुगतना इन्होंने होता है। तो ये जो भी लेंस लगते रहे थे साहब के नाम पे, चाहे जरदारी साहब राइटली और रॉन्गली, मियां साहब वो राइटली रॉन्गली, इमरान खान साहब वो राइटली रॉन्ग, मेरा ख्याल है ये रविश अब छोड़ देनी चाहिए। अपने कितनी बार ये सब कुछ करना है? निकलता क्या है? निकलता यह है कि ना कभी भुट्टो साहब खत्म हुए, निकलता यह है कि ना कभी नवाज शरीफ साहब को सियासत से आप माइनस कर सकें, और निकलेगा ये कि आप कभी इस तरह से इमरान खान साहब को भी माइनस नहीं कर सके। ये कब हुआ है, कैसे हुआ है? ये इख्तियार आप अवाम को दें कि अवाम ने किसे माइनस करना है। जी सही है, यानी जब केस बनाना जरूरत होती है तो बन जाते हैं, जब खत्म करना जरूरत होती है तो खत्म हो जाते हैं। तो आइन और कानून और जो है वो उसकी बालादस्ती फिर कहां पर हुई? इस पर काजमी साहब आप अपनी राय का इजहार करना चाहेंगे? देखें असद, बिल्कुल ठीक, बहरहाल दोनों तमाम सियासतदानों को एक ही देखें, ये तकड़ी में तोलना चाहिए। देर की मेहरबान आते आते, ठीक है ना जी। किसने केस बनाए थे एक दूसरे पे? मामलात आपके सामने हैं सारे। मैं तो हालिया हवाला दूंगा बार बार, क्योंकि पहले मैंने एक हवाला दिया तो उन्होंने मुझे आइन समझाना शुरू कर दिया बरतानिया का। ये केसेस अदालतों की बात करूंगा मैं, किसी शख्स नवाज शरीफ साहब पर तोशा खाना के केसेस गलत बने। सुने, मैं ये बताएं ना, अर्ज करने दें मुझे कि ये पाकिस्तानी अदालतों के फैसले सामने रखें आप, जिसके खिलाफ भी आए हैं। मैं मियां नवाज शरीफ की बात नहीं करूंगा, जिसके खिलाफ जो फैसले आए हैं। एक ही शख्स के खिलाफ केसेस हुए बरतानिया की अदालतों में। नेशनल क्राइम एजेंसी ने खान साहब के कहने पर केस किया, 65 मिलियन पाउंड कौम का जाया हुआ। 65 मिलियन पाउंड बहुत बड़ी अमाउंट है। वो जो एवन फील्ड फ्लैट है उसके 4 और आ जाते हैं। नतीजा क्या निकला? क्लीन चिट मिली शरीफ खानदान को, शहबाज शरीफ साहब को, मियां नवाज शरीफ को। एक शख्स को जेरे अताब लाने के लिए कौम को झूठे नारे थे ना, ये चोर है, ये वो है, ये फलान है। तो ये चीजें हैं जी। अदालतें ये फैसला भी सामने रखें, जितने भी यहां से आज तक आए हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी, रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले सामने रखें, जहां पे हमारे सियासतदानों को बाइज्जत तरीके से बरी किया गया और उनको क्लीन चिट्स दी गई। तो फैसला आवाम को करने दें। सही है। चलिए एक सवाल का जवाब आप और दें, फिर मैं जाता हूं मेहरबानो साहबा के पास। मरियम साहबा ने आज कहा है कि जी मैं पता नहीं यहां पर कितनी देर हूं, जितनी देर भी हूं मैं चाहती हूं मैं कौम की खिदमत कर दूं। ये जरा सुनवाइए आज मरियम साहबा ने फैसलाबाद में क्या कहा है यूनिवर्सिटी में। हर रोज मैं बेचैनी की कैफियत में ये दिन गुजारती हूँ कि मैं कुछ कर जाऊं आप सबके लिए। पता नहीं मैं यहाँ पर कितनी देर हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हुकूमत जो है या जो इक़्तिदार है वो बहुत आनी जानी चीज है। ये बेयकीनी की कैफियत काज़मी साहब क्यों है? ये तो उनको कहना चाहिए था कि मैं यकीनन 5 साल पूरे करूंगी और मैं ये चीजें करके जाऊंगी। क्यों कह रही हैं कि मैं पता नहीं कितने देर हूं? हमारा मसला ये है कि हम तनकीद उस चीज पे करते हैं जो गैर जरूरी होती है। ठीक है, वो तकरीर में बात कर रही है, मुझे पता नहीं है मैं कितनी देर यहाँ पे हूँ। माजी आपके सामने कर गया रही है, उस पर किसी की आज ऐसे क्या हालात है? मेरा सवाल ये है, कोई हालात नहीं है जिसकी वजह से उन्होंने एक किसान तबका बैठा हुआ था, शोबा ज़राअत से वाबस्ता तालिब इल्म बैठे हुए थे वहां पे, और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तारीख में पहली दफा 60,000 हर बंदे को बताना क्यों जरूरी है कि मैं न जाने कितने लोग बैठे हैं ना खिदमत। ये एक आधा क्लिप है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप 10 मिनट चलाएं आपको इस बात का भी अंदाजा हो जाएगा कि क्यों कह रही हैं ये बात।
वो मैंने हमारा मसला ये है कि हम 10 सेकंड का क्लिप चलाते हैं अतर और मिनल्ला हमें साहब पता नहीं होता। आप अतर मिनल्ला साहब के साथ ये कर रहे थे ना, आप उनके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते रहे चला के हम कौम को ये बताना चाह रहे हैं कि मरियम कह रही है मैं जा रही हूं, मरियम बिल्कुल नहीं जा रही, मरियम कायम दायम है और मरियम जो काम कर रही है ना असद, उसका कंपैरिजन पाकिस्तान के एक बात उन्होंने और की है, जवाब लफी में एक बात उन्होंने और की और वो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से की है और उनको काफी ललकारा है। और जरा सुन लीजिए क्या कहा है अली अमीन गंडापुर साहब को। आपकी सरहद में आगे अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा आपसे। आपके सूबे के अवाम रुल रहे हैं और आप ऐशो इशरत में पड़े हुए, रोज लश्कर लेके आ जाते हैं। तुम्हारे लोग सूबे के भूख और बीमारी से मर रहे हैं, उधर तवज्जो करो। तुम्हारा काम दूसरे सूबों पर लश्कर अंदाज होकर हमला करना नहीं। वो जो गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का राज है अपने सूबे में, उसकी तरफ देख लो पहले। पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने चलो, ये मरियम नवाज नहीं होने देगी इंशाअल्लाह। वो 9 मई के मुकदमों में जो नौजवान अंदर है ना, आज उनका पुरसाने हाल कोई नहीं। जो आवाजें ये मुझे कसते हैं, क्या कोई खातून इसको इंडोर्स करती? आप करते हो इसको इंडोर्स? चाहे वो आपकी मुखालिफ की बेटी हो। हमने 2 महीने का रिलीफ दिया, लोगों को मिर्चें लगना शुरू हो गई। ये सवाल आपसे भी है मेहरबानो साहबा कि जो आवाजें ये कसते हैं, कोई खातून इसको इंडोर्स करती है, आप करते हैं इसे इंडोर्स? मैं तो किसी भी खातून के खिलाफ इस तरह के अल्फाज इंडोर्स नहीं करती, मगर मरियम बीवी से पूछें कि वो जो ट्रोल फार्म चलाती हैं और सबसे गलीज जबान जो है ना औरतों के हवाले से, वो PMLN के अकाउंट ही करते हैं। और अक्सर मैं आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और असदुल्ला साहब, अगर आप चाहते तो मैं आपको वो, मेरे पास तो आई हैव दोस ट्वीट सेव्ड, मैं आपको उनकी बहुत सारे अकाउंट्स को फॉलो करती हैं ऐसे जो कौन फॉलो करता है, ये बात तो करती है, जो कि बहुत गलीज गुफ्तगू करते हैं। तो आप बिल्कुल तौबा कीजिए काज़मी साहब, आपको तौबा करनी चाहिए है, क्योंकि मैं आपको अपना जाती एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आपको हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई तज़हीक का कभी सामना करना पड़े, मैं मुजम्मत करूंगा। अगर हमारी तरफ से कर है तो मैं बिल्कुल इसकी सामना करना पड़ा है। और मुझे बताइए, आप लोग आवाजें उठाते हैं जब तहरीके इंसाफ के क्या नुमाइंदों की बीवी बेटियों को उठाया जाता है, क्या आपको तब वो गलत नहीं लगता? देखिए 9 मई में जो मुलव्वस है मेहरबानो, जो 9 मई में सानिया 9 मई में मुलव्वस है, उनके अगर चेहरे वाजे हैं CCTV फुटेजेस के अंदर, वीडियोस के अंदर, तो रियासत तो अपनी रिट कायम करेगी ना। मैं अली अमीन गंडापुर वाली बात करूंगा। सिर्फ टाइम खत्म हो रहा है, मुझे मौका दे दें, क्योंकि मेरे वालिद का चेहरा मुझे एक भी CCTV की फुटेज में दिखा दीजिए और फिर मुझे बता दीजिए कि आज तक इतने महीने गुजर गए, उनकी बेल तक पे सुनवाई नहीं होती। आयोग कहता है कि उनका इन्वेस्टिगेशन उनका नाम वो ले रहे हैं, जो वहां पे उनका नाम ले रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में लोग, मेहरबानों नाम ले रहे हैं उनका कि सरगना ये लोग अपने गिरबानों में झांके सर और झूठ बोलना बंद करते हैं। चले मैं पहले सवाल का जवाब देना। शाह महमूद कुरैशी साहब कहां थे तोड़फोड़ में, ये बताएं। देखिए मैं अभी जवाब दे दिया, आपने सुना नहीं है। मैंने कहा जी जो लोग अंडर इन्वेस्टिगेशन है वो नाम ले रहे हैं। मैं एक जिम्मेदार आदमी बैठा हूं, मैं ये आपको नहीं बता सकता, लेकिन जितने भी लोग वहां पे अरेस्ट हैं जो CCTV फुटेजेस में नहीं थे ना, नहीं, मगर आप उनको छोड़ दिया। ये नाम आप नहीं ले सकते, ये नाम अदालत को तो बताएं ना कि कौन कह रहा है। अदालत बताएंगे, जो इदारे सिक्योरिटी इदारे कर रहे हैं। अभी तो एक बहुत बड़ा चैंपियन अरेस्ट हुआ है, वो तोते की तरह बोल रहे हैं यार। अभी जो बहुत बड़ा चैंपियन हुआ है ना, वो भी तोते की तरह नाम लिया है कि कहां से कौन से टारगेट हमने पहले तय किए थे सानिया 9 मई से पहले, यहां पे आपने अटैक करना है, और कौन कौन लोग मास्टरमाइंड थे। तो ये तो चल रहा है मामला, रियासत ने अपनी रेट कायम रखी है। दूसरा अली अमीन, आप बोली है ना जी, आप सुन भी लिया करें, हौसला मेरी बहन पैदा किया करें। आप बोलती हैं, आपने क्या कुछ नहीं बोला मरियम बीबी के हवाले से, मैंने चुप करके सुना। अली अमीन गंडापुर है जी, अली अमीन गंडापुर, उनको चुप करा दें, क्योंकि इनका यही मसला है। अवाम के जहनों में झूठ इसलिए डाला जाता है कि दूसरे को सुनो मत। चलें लास्ट अली अमीन गंडापुर के हवाले से आज BRT नैब की तारीख का सबसे कितना है जी, 168 अरब वहां से निकले है यार कमीशन की मद में। वहां पे वो इसलिए मरियम कह रही है कि अपने सूबे का ख्याल रखो, जरा खाओ पियो पॉलिसी बंद करो और उन पे तवज्जो। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।